हमारी आर्मी की पेंशन बंद कर दिया इन्होंने। बंद ये किस्म से, पहले हम लड़ाई लड़े थे 1 रैंक 1 पेंशन की, अब ना रहेगा रैंक और ना रहेगी पेंशन, यानी कि नो रैंक नो पेंशन। 4 साल में तो कोई रैंक आएगा नहीं, यानी कि वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। 1 रैंक 1 पेंशन का चैप्टर क्लोज। देख लो, सुन लो मेरे प्यारे वीर सैनिकों, कितनी निकम्मी सरकार है। पहली बार रेवाड़ी में 5 लाख सैनिकों ने मिलकर के इस बीजेपी सरकार की और मोदी साहब आपकी नींव रखी थी। पूर्व सैनिकों की, प्रधानमंत्री की नींव पूर्व सैनिकों ने रखी थी। पूरे हिंदुस्तान के, पूरे हरियाणा के लगभग 5 लाख फौजियों ने ऐलान कर दिया था। उसी दिन से लगभग बीजेपी का सत्ता माना तय हो गया था। और आज जिस सेना के दम पर आप उसमें आए सत्ता में, उसी सेना के ऊपर आप हथौड़ा चला रहे हैं। भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा आपको, ये भगवान देख रहा है सारी चीज़ों को। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इसको तुरंत वापस ले लीजिए, और नहीं वापस लेते हैं तो कम से कम 7 साल 7.5 साल से इनकी सर्विस करें, इनको पेंशन दें। आप जो मल्टीपल जो हमारे देश के नेता हैं पेंशन ले रहे हैं, लगभग 29,000 करोड़ का जो है, अगर मल्टीपल पेंशन बंद हो जाती है तो लगभग 29,000 करोड़ का देश का पैसा बचेगा। और 29,000 करोड़ में से जो अग्निवीर आएंगे, टोटल 7,000 करोड़ ही पैसा लगेगा, 22,000 करोड़। तभी ये खतरा है। ये आप भी पूर्व सैनिक हैं? जी जी, हाँ। आप भी पूर्व सैनिक रहे? हाँ, मैं भी। तो भाई देख सकते हो 3 पूर्व सैनिक हैं। हमारी देश की सुरक्षा, ये हमारी देश की सुरक्षा के खतरा है इसमें। ये जवान कुछ नहीं कर सकते, इन्हें पता नहीं होगा कि 9 महीने तो ट्रेनिंग काटेगा, और 9 महीने के बाद में पलटन में जाएगा, वो एक हथियार सीखेगा। वो 4 साल में पूरे हथियार नहीं सीख सकता। अब इन्होंने कहा है जैसे साल में 1 महीने की छुट्टी देंगे, तो 4 साल में यानी कि 4 महीने की छुट्टी हो गई। 4 महीने प्लस 6 महीने की वो ट्रेनिंग है, 6 4 10, यानी कि 1 साल तो चला गया, बचे 3 साल। ये 3 साल में उसको क्या ट्रेनिंग देंगे, क्या ट्रेंड करेंगे उनको? अब यूं है जी 34 महीने। अब ये बताइए कि उतने पीरियड में और ये क्या देश की सीमाओं की सुरक्षा कर पाएंगे? और जो इनके साथ जो अधिकारी रहेंगे, जो बोल रहे हैं कि वो पूर्व मतलब लंबी सर्विस वाले लोग रहेंगे, और ये जर्नल वगैरह जो अधिकारी है, ये क्या उन सैनिकों के साथ उन पहाड़ियों पर चढ़ सकते हैं, बर्फीले चोटियों के अंदर चल सकते हैं? ये कभी नहीं चल सकते, क्योंकि ये तो नीचे बेस के अंदर बैठे रहते हैं, एसी लगा करके उसके अंदर, गर्म ठंडी है तो वहाँ गर्म लगा करके बैठते हैं, हीटर लगा करके, और जहाँ गर्मी है रण भुज कच्छ भुज वगैरह का क्षेत्र में, वहाँ एसी लगा करके बैठते हैं। इनको क्या पता वहाँ से एक सिपाही जो है किस प्रकार के तापमान में और कैसी ट्रेनिंग करता है? इन अधिकारियों को तो ट्रेनिंग का भी नहीं पता होता है। जी जी जी, ये सब जवानों से ही पूछ करके, जैसियों से पूछ करके तब वहाँ अटैक करते हैं। रही बात खट्टर साहब की, कहता है कि मैं नौकरी दूंगा। इसने न्यू पूछो 24 के बाद में कितनी नौकरी दे दी? 2014 के बाद, 2018 के बाद में 21 बार है ना भर्ती कैंसिल कर ली। वो रोड पर तो दौड़ते थे ग्राउंड में जवान, बड़े बड़े सपने लेते थे, और वो भर्ती कैंसिल करने के बाद में उनके सारे सपने ख़त्म हो गए, वो अवरेज हो गए। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि वो अवरेज हो गए, उनकी उम्र में छूट दी जाए, उनको भर्ती करी जाए, और योग्यता के आधार पर भर्ती करा जाए। ये खट्टर है ना, और ये सरकार है, यह जुमला सरकार है, ये कहती नहीं करती कुछ है और करती कुछ है। मोदी जी बोले देश को नहीं बिकने दूंगा, तो उल्ट होया, सारा देश बेच दिया, जहाज बेच दी और रेल बेच दी, रेल के स्टेशन। मैं तो कहता हूँ 302 का मुकदमा आप लोगों के ऊपर लगना चाहिए साहब। 302 का क्या, 307 का लगना चाहिए आप लोगों के ऊपर। मर्डर करवाया आप लोगों ने, आप मर्डर हैं। धिक्कार है आप लोगों के ऊपर, नेता बन के पता नहीं किसने नेता बना दिया आप लोगों को। तो भाई इस साइड एक बार आपको दिखाऊंगा, ये वो चुनिंदा फौजी हैं जो देश के अंदर कुछ होते हैं, और इनसे जानेंगे कि भाई, क्योंकि ये ट्रेनिंग करवाते थे। 4 साल का फौजी क्या इन्होंने 28 साल जो सेना में दिए हैं, उनका मुकाबला कभी कर पाएगा या नहीं? क्या कहोगे जी? जो पहले आपका जो टाइम था, आपने देश की सेवा की है लगातार 28 साल, अब वाले जो फौजी होंगे 4 साल के, क्या वो उतने मजबूत हो पाएंगे? देखिए, हरियाणा की ताकत इतनी तगड़ी है जी कि देश की किसी भी सेना में अगर वो भर्ती होता है तो वहाँ जब सब मिलते हैं देखते हैं तो ये कहते हैं ये हरियाणा का जाट होगा।
क्योंकि हरियाणा के जो खून है, इतने बाहुबली पैदा हुए हैं इसी धरती के ऊपर। आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र के अंदर भीम जैसे, दुर्योधन जैसे बाहुबली थे, वो सारे इसी मिट्टी से पैदा हुए थे। तो हमारे सैनिकों के अंदर ऐसे अभी जो 4 साल की जो योजना रखी है उसमें सैनिक के गुण नहीं आ सकते। उस सिपाही के अंदर सैनिक के गुण, वो पहली बात तो वो सिपाही कहलाने के लायक ही नहीं। सरकार लगातार कह रही कि भी इजराइल जैसी टेक्निक लेके आएंगे और मजबूत होगा देश का युवा। देखिए, मजबूत नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा? सारी टेक्निक वगैरह, अरे भाई कैसे 6 महीने की तो ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग होती है और उसमें थोड़ी बहुत एडवांस ट्रेनिंग है। तकरीबन 9 महीने की एक काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जाकर के थोड़ा सा एक मतलब रिक्रूट से सिपाही बनने लायक होता है। लेकिन सिपाही के जो गुण होने चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं आते, क्योंकि सिपाही के अंदर वो गुण तब आते हैं जब उसको कुछ प्रैक्टिस। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। भाई लगातार वीडियो आपने देखी है हमारे चैनल के ऊपर, टीओडी का जो लगातार विरोध जताया जा रहा है युवाओं के साथ, जो युवा लगातार इसका विरोध करे, सरकार इसके फायदे गिनवाने की कोशिश कर रही है। तो आपने देखा होगा भाई, पूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद है और आपको बताना चाहूँगा, ये देख सकते हो भाई, सूबेदार मेजर लालचंद यादव जी और APTC उस साइड भी देख सकते हो भाई, सूबेदार बीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी बहुत सारी इनकी वीडियो वायरल हुई, इनसे पूछेंगे इस चीज़ के फायदे हैं या नुकसान है। सापला के अंदर मौजूद है जो छोटू राम जी, आपने देख लिए होंगे पीछे, ये यहाँ पे खड़े हुए हैं भाई, मतलब इनकी जो मूर्ति है वो यहाँ पे स्थापित करी हुई है। तो बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी, आप सभी दर्शकों को मेरा राम राम। राम राम जी। राम राम जी, राम राम, बहुत बहुत राम राम। राम राम जी। राम राम। ठीक हो? ठीक हो, बढ़िया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, लगातार सरकार तो फायदे गिनवाने की कोशिश कर रही है और विरोध लगातार जताया जा रहा है, टीओडी के फायदे हैं या नुकसान है? टोटली नुकसान ही नुकसान है। देश की सुरक्षा को भी खतरा है जी। और उन बच्चों को भी जो है जिनको 4 साल के लिए भेज रहे हैं, वो भी आकर के जो है ना कुछ गुंडागर्दी, कोई न कोई शूटर बनेगा, कोई गैंगस्टर बनेगा, कुछ ना कुछ टोटली गलत है। और मैं तो कहता हूँ कि जब बच्चे रिटायरमेंट होके आएंगे तो उसी टाइम तो 22-24 साल में जो उसका रिश्ता आता है, उस टाइम पूछेंगे जी बेटी वाला कि भाई लड़का क्या करता है, बोलिए जी चौकीदार है, कहीं चौकीदारी करना पड़ेगा। चौकीदारी का तो ऑफर दे दिया है बीजेपी नेताओं ने कि हमारे दफ्तर में चौकीदार लगा लेंगे, इनको जरूरत पड़ी तो। इन लोगों की मानसिकता झलक चुकी है, जो बोलता है ना पूरा देश में भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अरे साहब, जिस देश के रक्षक, इस वतन के रखवाले, सीमाओं के प्रहरी, रण बाकुरे, आप उनको अपने ऑफिस पर चौकीदार रखोगे? बोले तुम्हारी क्या मानसिकता है साले निकम्मे नेताओं हैं। वो कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं अपनी यहाँ पर हरियाणा में कि जैसी शक्ल वैसे काम, मतलब भेड़ी शक्ल भेड़े काम। विजयवर्गीय तुम्हारी जो भेड़ी शक्ल है पूरा देश जानता है। इतनी नीची मानसिकता तुम्हारी औकात है। मैं रखता हूँ आप लोगों को, जितने भी बीजेपी के नेता आइए, 2 लाख रुपये, तुम तो 10-12 हज़ार रुपये दोगे हमारे इसको अग्निपथ वीर वालों को। हम आपको 2 लाख रुपये, कोई भी नेता हम देंगे, अपने आप को बेच के दे सकते हैं, अपनी ज़मीन बेच के सकते हैं, देश के कुछ मांग के दे सकते हैं, लेकिन 2 लाख रुपये हम देते हैं बीजेपी के जितने नेताओं। आइए नौकरी हम देंगे आपको अपने घर पर चौकीदार रखने की। पेंशन नहीं देंगे ये कह रहे हैं 4 साल के बाद। हाँ बिल्कुल, यही तो बात है। ये इतनी निकम्मी सरकार है। इस सरकार ने सन 2000 में जो हमारे मोदी अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, तब पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाइयों की जो शहादत थी उसको शहीद का दर्जा नहीं, और ना उनको पेंशन, उनकी पेंशन ख़त्म कर दी। अब बीजेपी की सरकार दोबारा बनी है और हमारे मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं। अब उठा करके हमारी आर्मी की पेंशन बंद कर दिया इन्होंने। बंद ये किस्म से, पहले हम लड़ाई लड़े थे 1 रैंक 1 पेंशन की, अब ना रहेगा रैंक और ना रहेगी पेंशन, यानी कि नो रैंक नो पेंशन। 4 साल में तो कोई रैंक आएगा नहीं, यानी कि वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। 1 रैंक 1 पेंशन का चैप्टर क्लोज। देख लो, सुन लो मेरे प्यारे वीर सैनिकों, कितनी निकम्मी सरकार है। पहली बार रिवाड़ी में 5 लाख सैनिकों ने मिलकर के इस बीजेपी सरकार की और मोदी साहब आपकी नींव रखी थी। पूर्व सैनिकों की, प्रधानमंत्री की नींव पूर्व सैनिकों ने रखी थी। पूरे हिंदुस्तान के, पूरे हरियाणा के लगभग 5 लाख फौजियों ने ऐलान कर दिया था। उसी दिन से लगभग बीजेपी का सत्ता माना तय हो गया था। और आज जिस सेना के दम पर आप उसमें आए सत्ता में, उसी सेना के ऊपर आप हथौड़ा चला रहे हैं। भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा आपको, ये भगवान देख रहा है सारी चीज़ों को। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इसको तुरंत वापस ले लीजिए, और नहीं वापस लेते हैं तो कम से कम 7 साल, 7.5 साल से इनकी सर्विस करें, इनको पेंशन दें। आप जो मल्टीपल जो हमारे देश के नेता हैं पेंशन ले रहे हैं, लगभग 29,000 करोड़ का जो है, अगर मल्टीपल पेंशन बंद हो जाती है तो लगभग 29,000 करोड़ का देश का पैसा बचेगा। और 29,000 करोड़ में से जो अग्निवीर आएंगे, टोटल 7,000 करोड़ ही पैसा लगेगा, 22,000 करोड़ तभी भी बचेगा। इसलिए मैं प्यारे देशवासियों आपसे अपील करता हूँ आप लोगों से,
आप इसके ऊपर कमेंट्स ज़रूर देना, क्या नेताओं की पेंशन होनी चाहिए या बंद होनी चाहिए। ये एक फौजी आपसे अपील करता है, एक बार मौका इन फौजी भाइयों को, जनता ब्रिगेड पार्टी को मौका दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ 2024 में सरकार, जनता ब्रिगेड पार्टी फौजी भाइयों की सरकार बनेगी, तो इस कानून को वापस, रिटर्न एग्रीमेंट हम देते हैं, रिटर्न में एग्रीमेंट देते हैं, हम इस कानून को वापस करेंगे और इन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है उसको हम दोबारा से इन बच्चों के भविष्य के साथ वही जो पहले वाला जो अपने आर्मी में चलता है रूल रेगुलेशन वही लागू करेंगे। साथ ही साथ जो 3 साल से इस देश के बच्चों को लारा देते रहे कि होने वाले आपके एग्ज़ाम, होने वाले एग्ज़ाम, उन बच्चों को भी न्याय हम देंगे। चाहे 5 साल का एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े सरकार के तहत हम लोगों का, हम देंगे, उन बच्चों को न्याय देंगे। ये क्या देंगे साहब, ये तो खुद ही किसी चीज़ को मानने वाले नहीं है, किसी कानून को, किसी चीज़ को। इसलिए फौजी भाइयों को एक मौका ज़रूर दीजिए साहब। इस देश को, देश की दिशा और दशा अगर ना बदलें तो साहब हमें सूली पर लटका देना, फौजियों का ऐलान है। सूबेदार जी, आप इतने भावुक हो रहे हो और इतना जोश है, तो कई जो साथी हैं फौज की तैयारी कर रहे थे लगातार, वो भी भावुक हो गए, सुसाइड कर लिया है, वो दोस्त किसका मानते हो आप? बिल्कुल बेटा, जिस प्रकार से एक सरकार का जो रवैया है और दुखी होकर के उन्होंने सुसाइड किया है जो नौजवान बच्चों ने, मैं इतना कहूँगा बेटा, अगर आप सेना में जा रहे हैं, सेना में तो हिम्मती आदमी जाता है, हिम्मती लड़ने के लिए। तो आप लोग ऐसा काम मत करें, उस माँ बाप को भी सोचिए कि उसके ऊपर क्या बीतेगी। और आप देश का भविष्य हैं, आप देश की धरोहर हैं, आपको देश को चलाना है, ऐसा काम ना करें। ये फौजी अंकल हैं, आपके साथ खड़े हैं, जब तक इस शरीर में खून का लास्ट कतरा रहेगा खून का, तब तक हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं अपना नंबर छोड़ता हूँ 8368002355, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आज इस सरकार का जो रवैया है, 26 जून को हमने एक महापंचायत का ऐलान किया था, शायद आप लोगों को पता चला होगा, दिल्ली के कराला गाँव में। साथियों, बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ा, लगभग 4000 के आसपास जो है पुलिस प्रशासन पूरा एरिया कोर्डन कर दिया, जैसे वहाँ कोई आतंकवादी आ रहे हो। अरे हम तो फौजी थे, हमने बाकायदा पुलिस को इंटीमेट किया, परमिशन लिया, और लेकिन क्योंकि सरकार की चूल हिल गई है, सरकार घबराई हुई है। अभी तो क्या है बेटा, अभी तो देखिए आगे, ये तो ट्रेलर ही था, आगे क्या होता है सरकार के साथ में। मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ, आप लोग, मैं तोड़ फोड़ नहीं करना, बच्चों से अपील करना चाहता हूँ, तोड़ फोड़ कदापि नहीं करना, क्योंकि ये संपत्ति हमारी है, नेताओं के बाप की नहीं है। क्योंकि नेता तो कोई टैक्स ही नहीं देता, अरे टैक्स तो हम देते हैं साहब। और इस देश की जितनी भी सरकारी महकमे, रोड, जितने भी रेल, ट्रेन, बस, सब हमारे पैसों से, गरीब किसान मजदूर के पैसों से बनती हैं। ये गद्दार तो खुशी मनाते हैं जब कोई टूट फूट होती है तो नेता, ठीक है, ये तो चाहेंगे टूट फूट हो, दोबारा टेंडर निकले, हमें कमीशन मिले, ये तो चाहते हैं, लेकिन इस देश की तोड़ फोड़ नहीं करना। मैं एक ज़रूर आप लोगों से विनती करता हूँ, मेरे देश के नौजवानों, एक काम कर दीजिए, विद इन 2 मंथ अगर मेरी आवाज़ पूरे देश में चली जाए, एक गाँव तक, एक बच्चे तक, आप लोग अपने अपने गांव के अंदर एक पंचायत रखिए, अपने जो प्रधान है गांव का उससे बोल करके, विनती करके, और उस पंचायत की सूची बनाएं, सूची में उनके हस्ताक्षर करवाएं, कॉन्टैक्ट नंबर डालें। ये सूची बना के 6.5 लाख के आसपास जो हमारे देश में गांव हैं, अगर हमारे पास आ जाते हैं, उन सभी की सूची को लेकर के माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सरकार का नाक बंद हो जाएगा। ये कहते हैं कि नहीं जी, सब इससे खुश हैं, जो चाटुकार हैं, जो अंधभक्त हैं, जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, बीजेपी के दलाल हैं, सिर्फ वही इसको सही ठहरा रहे हैं। जो सच्चा व्यक्ति है, अरे जिसकी रगों में सच्चा खून है, वो जरूर इसके विरोध में खड़ा है, और जो होगा दलाल, वो तो इसके पक्ष में ही बात करेगा। ये धर्म युद्ध है, एक तरफ अधर्मी है और एक तरफ धर्मी है। फैसला इस देश को करना होगा, भगवान करेगा इस फैसले को। मैं इसी के साथ कहूँगा, आपने अभी कहा कि भाई जो बीजेपी के दलाल हैं वही करेंगे, तो पूर्व जनरल रहे हैं वीके सिंह जी, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे, क्योंकि आपके महकमे से रहे हैं वो। तो आपको क्या लग रहा है, वो दलाल नहीं है क्या? आपको क्या लग रहा है, दलाल नहीं है क्या? वो बीजेपी में जो है उसका MP बना बैठा है, वो दलाल नहीं है? अरे भाई दलाल है, 100% ठप्पा लग गया दलाल का उसके ऊपर। अरे अगर इसमें भी, इस 4 साल के अग्निपथ में भी अगर जनरल साहब, अगर आप बोल देते नहीं यार ये गलत लग रही है, इतना ही बोल देते, तो आपके ऊपर जो ठप्पा लगा ना दलाली का, वो ठप्पा हट जाता। आपने साबित कर दिया वाकई ही दलाल हैं। वो मार हो रही होगी जिस माँ ने आप, जिस कोख से आपको पैदा किया, मैंने कैसा नीच पैदा कर दिया। वो माँ को क्या पता था मैं कैसे कलंकित व्यक्ति को पैदा कर रही हूँ। उस माँ को सोचिए साहब कभी भी, क्योंकि हरियाणा की भूमि है, हरियाणा में ऐसे कलंकित लोग सेना नहीं होती। खट्टर साहब लगातार ऐलान कर रहे हैं कि 4 साल के बाद आओ, आप मजबूत बन के आओ फौज से, उसके बाद आपको हरियाणा सरकार यानी खट्टर सरकार नौकरी देगी आपको 4 साल। खट्टर साहब खुद 2 साल के मेहमान हैं। खट्टर साहब 2 साल के मेहमान, 2 साल बाद तो चुनाव आना हरियाणा में, उसको पता है कि दोबारा आएगा। ये अगर कानून वापस नहीं लिया ना, तो खट्टर साहब आपका पता नहीं लगा कि आप गए कहाँ और कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए।
ये हरियाणा है, हरियाणा। हरियाणा के नौजवान जो आग बबूला होके बैठे हैं वो 2024 में निकालेंगे खट्टर साहब, ये यकीन करना, मेरा एक फौजी का यकीन ऐलान है। आ जाना मुकाबले में, हिम्मत हो तो हम चुनौती देते हैं आप लोगों को। देश को गुमराह करने वालों, अब वक्त बदल चुका है। बदलाव जो है प्रकृति का नहीं है बेटा, दिन के बाद रात आती है, ऋतुएं बदलती है, समय बदलता है, सब कुछ बदलता है। ये बदलाव आ चुका है। लगातार आंदोलन हो रहे हैं, कभी किसान आंदोलन हो रहा है, उससे पहले जाट आंदोलन हुआ था, और लगातार जैसे नोटबंदी जैसे रूल लेके आ रहे, वो कह रहे हैं ना, तो नोटबंदी इनको समझ में आई है तो ऐसे ही विरोध करते रहेंगे, ये विपक्षी हैं, ये देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, बाकी लोग सब पागल हैं। फिर ये सारे कानून वापस क्यों ले लिया अगर समझ में नहीं आ रही थी तो? आप लोग बहुत ज़्यादा सियाने ना बने। अन्न की रोटी आप खाते हैं, अन्न की रोटी हम लोग खाते हैं, ठीक है? तो आप लोग अपनी जो मानसिकता है उसको सुधारें और इस देश के साथ अन्याय ना करें। आपने जो किसान आंदोलन था, लगभग 700 लोगों की बलि आपने चढ़वाई, और इस कानून को लेकर मैं तो कहता हूँ 302 का मुकदमा आप लोगों के ऊपर लगना चाहिए साहब। 302 का क्या, 307 का लगना चाहिए आप लोगों के ऊपर। मर्डर करवाया आप लोगों ने, आप मर्डर हैं। धिक्कार है आप लोगों के ऊपर, नेता बन के पता नहीं किसने नेता बना दिया आप लोगों को। तो भाई इस साइड एक बार आपको दिखाऊंगा, ये वो चुनिंदा फौजी हैं जो देश के अंदर कुछ होते हैं, और इनसे जानेंगे कि भाई, क्योंकि ये ट्रेनिंग करवाते थे। 4 साल का फौजी, क्या इन्होंने 28 साल जो सेना में दिए हैं उनका मुकाबला कभी कर पाएगा या नहीं? क्या कहोगे जी? जो पहले आपका जो टाइम था, आपने देश की सेवा की है लगातार 28 साल, अब वाले जो फौजी होंगे 4 साल के, क्या वो उतने मजबूत हो पाएंगे? देखिए, हरियाणा की ताकत इतनी तगड़ी है जी कि देश की किसी भी सेना में अगर वो भर्ती होता है तो वहाँ जब सब मिलते हैं देखते हैं तो ये कहते हैं ये हरियाणा का जाट होगा, क्योंकि हरियाणा के जो खून है, इतने बाहुबली पैदा हुए हैं इसी धरती के ऊपर। आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र के अंदर भीम जैसे, दुर्योधन जैसे बाहुबली थे, वो सारे इसी मिट्टी से पैदा हुए थे। तो हमारे सैनिकों के अंदर ऐसे अभी जो 4 साल की जो योजना रखी है उसमें सैनिक के गुण नहीं आ सकते। उस सिपाही के अंदर सैनिक के गुण, वो पहली बात तो वो सिपाही कहलाने के लायक ही नहीं। सरकार लगातार कह रही कि भी इजराइल जैसी टेक्निक लेके आएंगे और मजबूत होगा देश का युवा। देखिए, मजबूत नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा? सारी टेक्निक वगैरह, अरे भाई कैसे 6 महीने की तो ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग होती है, और उसमें थोड़ी बहुत एडवांस ट्रेनिंग है। तकरीबन 9 महीने की एक काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जाकर के थोड़ा सा एक मतलब रिक्रूट से सिपाही बनने लायक होता है। लेकिन सिपाही के जो गुण होने चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं आते, क्योंकि सिपाही के अंदर वो गुण तब आते हैं जब उसको कुछ प्रैक्टिकल कर लेता है, और वो प्रैक्टिकल करने के लिए उसका टाइम लगता है। और प्रैक्टिकल करने के लिए जो शरीर है, शरीर की मांसपेशियों को भी बनने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि अगर कोई हड्डी भी जुड़ती है तो 22 दिन का उसको टाइम चाहिए, तो 22 दिन के बाद ही जुड़ेगी। अब मुझे ये बताइए, एक सैनिक को बनने के लिए कम से कम 5 साल की सर्विस तो मिनिमम है। 5 साल में वो ड्यूटी देने का तरीका भी सीखेगा, उसको आर्म्स और अम्यूनिशन के बारे में भी जानकारी लेनी है। और आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, तो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में भी उसको जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी वो दुश्मन के ऊपर गोला दाग सकता है। अब जब उसको मैप रीडिंग भी करनी है, अपने ज़मीन के लेवल को भी पहचानना है, मैं कहाँ खड़ा हूँ मुझे ये तो पता होना चाहिए। आपको अनजान जगह में भेज दिया जाता है, मान लीजिए आपको आंखें बंद करके कहीं छोड़ दिया जाए, तो आप कैसे आप वहाँ की परिस्थितियों को पहचानेंगे? तो उसके लिए एक पढ़ाई होती है, वो ज़रूरी है, और वो पढ़ाई इतनी जल्दी से नहीं आती है। उसके लिए टाइम लगातार हम ट्रेनिंग देंगे, डॉक्टर की जो ट्रेनिंग होगी, बार्बर की होगी, अलग अलग जो विभाग होंगे उनकी ट्रेनिंग अच्छे से दी जाएगी और देश का युवा सक्षम हो जाएगा। साहब, ये कैसे हो सकता है? जैसे कि डॉक्टर की क्या पढ़ाई है, डॉक्टर के एक डॉक्टर बनने के लिए 6-7 साल लग जाते हैं, लाखों रुपए उसके खर्च हो जाते हैं, तो वो एक 4 साल में उसको क्या ट्रेनिंग देंगे और क्या उससे सीमाओं की रक्षा करवाएंगे? ये तो संभव है ही नहीं। अगर आपको ट्रेनिंग देनी है तो यहाँ पर बड़े बड़े IIT हैं, ITI हैं, सब खोल दीजिए, यहाँ ट्रेनिंग दे दीजिए। अगर आपको इसी प्रकार की बार्बर की, नाई की, धोबी की, तेली की ट्रेनिंग देनी है तो इसका मतलब तुम सेना को नाई, धोबी, तेली बनाना चाह रहे हो क्या? क्या मानसिकता है पूरा देश? सुन रहे हो प्यारे देशवासियों, इनकी मानसिकता देखिए। एक सैनिक को तुम जो नाई, धोबी, तेली, तमोली से तेली कर रहे हो क्या? अरे आपको ये ट्रेनिंग देनी है, बनाइए ना, खोलिए यहाँ पर दुनिया भर के ट्रेनिंग सेंटर खोलिए सिविल में। सेना का 4 साल, जैसे साहब ने कहा, हमारे यहाँ पर मैप रीडिंग होती है। उस मैप रीडिंग के बिना कोई जवान लड़ाई नहीं लड़ सकता, ठीक है? और वो मैप रीडिंग फर्स्ट जब करता है तब एक पूर्ण सोल्जर बनता है, पूरा सोल्जर बनता है। और वो जब मैप रीडिंग फर्स्ट होती है, होते होते लगभग 8-9 साल की सर्विस हो जाती है, तब जाकर के उसका मैप रीडिंग फर्स्ट तक नंबर पड़ता है। क्या मैं सब सही बोल रहा हूँ? सही कह रहे हैं, ठीक है। आपको मान लिया, जैसे साहब ने कहा, मोबिलाइजेशन लड़ाई के दौरान दिन में नहीं होता,
मैं बता रहा हूँ जितने मेरे रात पुराने के फौजी अंधेरे में रात होता है। को ही मोबिलाइजेशन होता है अंधेरे में। अब अंधेरे में मोबिलाइजेशन हुआ, गाड़ी आप नॉर्थ में लेके गए, साउथ में लेके गए, कहाँ लेके, उसको कुछ दिशाओं का कोई ज्ञान नहीं होता। वहाँ ले जाके जंगल में छोड़ दिया जी, मोर्चों पर डट गए। अब यही पता नहीं कि पाकिस्तान इधर है या मेरे पीछे है। अरे गोला दागना पड़ेगा पाकिस्तान की तरफ और वो दाग देगा हिंदुस्तान की तरफ। 4 साल का ये नुकसान होगा बेटा। 4 साल टोटली शूट नहीं करेगा हमारे देश को। और मैं एक उदाहरण और देता हूँ, नीरज चोपड़ा एक भाला थ्रो में हमारे देश के एक सैनिक जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया ओलंपिक में, हिंदुस्तान का इकलौता वो सैनिक है, सोल्जर है। यानी कि भारतीय सेना ने लगभग 10-11 लाख की फौज के अंदर से एक ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट पैदा कर दिया। और इस देश के हिजड़े नेता 135 करोड़ में से एक नहीं पैदा कर पाए। इसका मतलब इनकी तुलना और फौजियों से कहाँ हो सकती, कहाँ राजा बहुत, कहाँ गंगू तेली, इनकी औकात नहीं है मुकाबला कर ले फौजियों का। इसलिए मैं कहता हूँ, ऐलान करता हूँ साहब, ये फौजी आ चुके हैं कि सत्ता छोड़ो, फौजी आ चुके हैं। सत्ता छोड़नी पड़ेगी तुमको नहीं, तुम्हारे बाप को ही छोड़नी पड़ेगी। जैसे पिक्चरों में सीन होता है ना कि नेता आगे आगे भागता है और जनता जूता चप्पल के पीछे पीछे भागेगी। अगर 2 साल के अंदर नेताओं के पीछे जनता ना दौड़ा दी तो मेरा नाम सुविधा चौहान चेंज कर देना साहब, क्योंकि देश को बर्बाद किया तुम गद्दारों ने, देश को लूटा है तुम लोगों ने। इस देश की राजनीति में पहले के वक्त में अच्छे नेता आते थे, उन्होंने समाज सेवा की है, मैं सैल्यूट करता हूँ नेताओं को। आज की डेट में बताइए आप, कोई एक भी नेता सेवा के भाव से आता है क्या बेटा? बताइए, सेवा करने आता है क्या? नहीं, लगातार कहते हैं कि हम सेवा करेंगे, नहीं, पर उसका जो रिजल्ट होता है कुछ और ही दिखाई क्या सेवा करता है? नहीं करता। सिर्फ 5 साल में 1.5 लाख तनख्वाह पाने वाला देश का नेता अरबपति खरबपति बन जाता है। अरे कौन सा मनी प्लांट लगाते हो? आराम करो, हमें भी बता दो, मेरे गरीब को भी बता दो, देश की जनता को बता दो। वो मनी प्लांट लगा के मेरे देश का एक व्यक्ति अरबपति खरबपति बन जाए। अरे 1.5 लाख तनख्वाह पाने वाले अरबपति खरबपति कैसे बनते हैं? गुड़गांव में, नोएडा में जो IIT के जो बच्चे हैं वो कम से कम भी 5-5 लाख रुपए का पैकेज लेते हैं। वो तो नहीं बनते, तो पूरी उम्र में नहीं बनते, अरबपति खरबपति बनते क्या? लेकिन ये 5 साल में कैसे बन जाते हैं, इसका राज बताएं हमें। नहीं तो ये देश तुम्हारा आज देश की राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया साहब। राजनीति सेवा का प्लेटफॉर्म है और तुमको नहीं, तुम्हारे बाप को ही करना पड़ेगा। फौजी आ चुके मैदान में, हिम्मत है तो रोक के दिखा देना गद्दारों, क्योंकि सेवा का करना पड़ेगा, सेवा, क्योंकि बहुत लूटने का काम कर दिया, देश का व्यापारीकरण कर दिया, राजनीति का, देश का राजनीति का बिजनेस बना दिया। अब बिजनेस नहीं होने देंगे। आ चुके तुम्हारे बाप फौजी आ चुके हैं। तो भाई ये एक जो पूर्व सैनिक है उनकी आत्मा जो है लगातार रोके और ये ऐलान कर रही है लगातार, क्योंकि देश को बचाना, इन्होंने पहले भी रक्षा की है देश की, और दोबारा से देश की सुरक्षा को मतलब अच्छे से तैनात करना चाह रही हैं जी। थोड़ी देर पहले जो खेल की दुनिया में बात हो रही थी नीरज चोपड़ा की, मैंने भी एशियाड 82 के अंदर सिल्वर मेडलिस्ट पैदा किया था, जो शावड़ गांव है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हौलदार गिरवर सिंह था उस समय, और उसको सिल्वर मेडल दिलाया। आप कोच ऐसा थे उसके? मैं मैं उसका कोच रहा हूँ। 9 पैरा कमांडो में उस टाइम प्रेजेंट था एज ए इंस्ट्रक्टर। तो भाई देश को मेडल दिलवाया था इन्होंने, देख सकते हो। हाँ, और आज इस देश के अंदर इतने नेता है, 133 करोड़ की जनसंख्या में से ये नेता लोग आज तक कोई ना गोल्डन ना सिल्वर मेडल ओलंपिक तक कोई पैदा नहीं कर पाए। ये सेना का जज्बा है। अब ये 4 साल की सर्विस वाले जो है सैनिक, क्या कभी गोल्ड मेडल का सपना देख सकते हैं? मुझे तो लगता है कि कभी नहीं। स्पोर्ट्स की दुनिया में वो खत्म हो जाएगी इन सैनिकों की। ये लगातार एक और बात करें कि भाई हम जोर जबरदस्ती नहीं करें किसी के साथ, जिसको आना हुआ हो, और उसके बाद जो मतलब बचेंगे 25% उनको रखा जाएगा। ये जोर जबरदस्ती वाला तो वो इसलिए है क्योंकि भारत की जो जनसंख्या के आधार पर विश्व में दूसरा स्थान है, इसलिए ये पूरे भारत की जनसंख्या को जो ये नेता बने बैठे हैं ना आका लोग, ये भारत के जनसंख्या को, गरीब जनता को लेबोरेटरी का चूहा समझते हैं और इनके ऊपर अपना प्रयोग करना चाहते हैं। ये कुछ ना कुछ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका के बिल गेट कंपनी है, ऐसी बड़ी कंपनियों के दलाल हैं ये लोग, और भारत की जनता को जो हमारे जो खास करके जो ये सैनिक जो है, जो 4 साल के पीरियड में रहेंगे, इनको उनकी भेंट चढ़ाने का सपना देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है। शेयर कर दियो दोस्तों, शेयर इतना कर देना कि मेरी आवाज़ जो पंचायत की बच्चों को बताया, पूरे एक गांव में 6.5 लाख गांव तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए, बस मेरा यही है। क्योंकि जब तक पूरे देश से सूची बन करके, सिग्नेचर होकर, कॉन्टैक्ट नंबर होकर के हमारे पास नहीं पहुंचेगी, तभी इनको इनका नाक दबा सकते हैं। देश के 6,38,365 गांव हैं, प्रत्येक गांव के अंदर जो है उनकी सूचना पहुंचनी चाहिए और वो लिस्ट हमारे पास आनी चाहिए। मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 99 92 36 78 60। मेरे को
इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और देश के लिए आप जो सपना देखना चाहते हैं उन सपनों के लिए आप बात कीजिए, आपकी हर बात का जवाब तुरंत मिलेगा। जी क्या कहोगे जी, जो अभी मामला चल रहा है टीओडी का लगातार? इसमें ये जो अग्निपंथ है ये युवाओं को बर्बाद करने वाला है, ये अग्निकुंड है। ये सरकार ने युवाओं के साथ धोखा करे है। ये सरकार ने ये अग्निकुंड फौज खड़ी नहीं करी, ये है ना अडानी और अंबानी की फौज खड़ी करी है, बिल्कुल ठीक है। और 4 साल के अंदर एक जवान सोल्जर नहीं बन सकता, उसको पूरी ट्रेनिंग का ही नहीं मालूम होगा 4 साल में, और जहाँ जागा ना उनका रास्ता नहीं होगा। रेगुलर भर्ती हैं, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठे हैं, बर्फ में ढकी हुई पहाड़ियाँ पर बैठे हैं। उन जवानों को बाहर झाड़ का पता है, हर एक जगह का पता है कि रास्ते में ये दुश्मन यहाँ से आ सकता है। ये कानून बनाया, ये हमारी फौज का अपमान है और हमारे लिए खतरा है। ये आप भी पूर्व सैनिक हैं? जी जी हाँ। आप भी पूर्व सैनिक रहे? हाँ, मैं भी। तो भाई देख सकते हो 3 पूर्व सैनिक हैं। हमारी देश की सुरक्षा, ये हमारी देश की सुरक्षा के खतरा है इसमें। ये जवान कुछ नहीं कर सकते, इन्हें पता नहीं होगा कि 9 महीने तो ट्रेनिंग काटेगा और 9 महीने के बाद में पलटन में जाएगा, वो एक हथियार सीखेगा। वो 4 साल में पूरे हथियार नहीं सीख सकता। अब इन्होंने कहा है जैसे साल में 1 महीने की छुट्टी देंगे, तो 4 साल में यानी कि 4 महीने की छुट्टी हो गई। 4 महीने प्लस 6 महीने की वो ट्रेनिंग है, 6 4 10, यानी कि 1 साल तो चला गया, बचे 3 साल। ये 3 साल में उसको क्या ट्रेनिंग देंगे, क्या ट्रेंड करेंगे उनको? अब यूँ है जी 34 महीने। अब ये बताइए कि उतने पीरियड में और ये क्या देश की सीमाओं की सुरक्षा कर पाएंगे? और जो इनके साथ जो अधिकारी रहेंगे, जो बोल रहे हैं कि वो पूर्व मतलब लंबी सर्विस वाले लोग रहेंगे, और ये जर्नल वगैरह जो अधिकारी है, ये क्या उन सैनिकों के साथ उन पहाड़ियों पर चढ़ सकते हैं, बर्फीले चोटियों के अंदर चल सकते हैं? ये कभी नहीं चल सकते, क्योंकि ये तो नीचे बेस के अंदर बैठे रहते हैं, एसी लगा करके उसके अंदर गर्म, ठंडी है तो वहाँ गर्म लगा करके बैठते हैं, हीटर लगा करके, और जहाँ गर्मी है रण भुज कच्छ भुज वगैरह का क्षेत्र में वहाँ एसी लगा करके बैठते हैं। इनको क्या पता वहाँ से एक सिपाही जो है किस प्रकार के तापमान में और कैसी ट्रेनिंग करता है? इन अधिकारियों को तो ट्रेनिंग का भी नहीं पता होता है। जी जी जी, ये सब जवानों से ही पूछ करके, जैसियों से पूछ करके तब वहाँ अटैक करते हैं। रही बात खट्टर साहब की, कहता है कि मैं नौकरी दूंगा। इसने न्यू पूछो 24 के बाद में कितनी नौकरी दे दी? 14 के बाद 2018 के बाद में 21 बार है ना भर्ती कैंसिल कर ली। वो रोड पर जो दौड़ते थे ग्राउंड में जवान, बड़े बड़े सपने लेते थे, और वो भर्ती कैंसिल करने के बाद में उनके सारे सपने ख़त्म हो गए, वो अवरेज हो गए। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि वो अवरेज हो गए, उनकी उम्र में छूट दी जाए, उनको भर्ती करी जाए और योग्यता के आधार पर भर्ती करा जाए। ये खट्टर है ना, और ये सरकार है, यह जुमला सरकार है, ये कहती नहीं करती कुछ है और करती कुछ है। मोदी जी बोले देश को नहीं बिकने दूंगा, तो उल्ट होया, सारा देश बेच दिया, जहाज बेच दी और रेल बेच दी, रेल के स्टेशन बेच दिए, समंदर बेच दिए, LIC बेच दी। ये कहता था कि मैं हवाई जहाज वाला, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, और वो हवाई जहाज बेच दी। ये बोला रेल कौन बेचने दूँ, वो रेल बेच दी। तो ये सरकार है ना, ये किसानों की दुश्मन सरकार है, या किसानों की ज़मीन हड़पना चाहती है ये सरकार। ये देश में भला नहीं करेगी ये सरकार किसी का भी। तो अंतिम सवाल रह गया भाई, देश के अंदर एक मुद्दा और है, मतलब मुद्दा क्या है, एक शर्मनाक घटना हुई है उदयपुर की घटना का और जिक्र करेंगे, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे जी? देखो जी, उदयपुर की घटना वो भी बहुत ही शर्मनाक है, उसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। पूरे देश के अंदर एक आतंकवादियों का जैसा माहौल पैदा कर दिया है। ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो ट्रेनिंग है, या उसके अंदर जितने भी बंदे हैं, जितने भी पुरुष और महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनकी मानसिकता क्या है, इस
देश के अंदर एक धार्मिक जो है उन्माद फैला रखा है। हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से इतना भड़का दिया है कि वो उग्र हो चुके हैं कि उनको ये ही नहीं पता कि हम करने क्या जा रहे हैं। एक मामूली सी बात थी, एक मामूली सा दर्जी था बेचारा, अपनी कपड़े सिलाई करके अपनी रोजी रोटी करके अपने बच्चों का जीवन, 2 बच्चे हैं उसके, उनका जीवन यापन कर रहा था, और उसका जो है उन बदमाश लोगों ने, एक बदमाश मानसिकता वालों ने तेज़ धार हथियार से उसकी हत्या कर दी। ये बहुत बड़ा अनर्थ है। डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस का जो गठन किया था 1925 में, उस समय देश की परिस्थिति कुछ और थी। वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का वो विचार था, उसके लिए एक सेना का गठन करना था। लेकिन इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी विचारधारा को बदली करके और हिंदू मुस्लिम की मानसिकता कर दी लोगों के बीच। आज इतनी उन्माद फैल चुका है हिंदू मुस्लिम का, और ऐसी घटनाओं को अंजाम देना अभी बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उसी प्रकार के मानसिकता के सवाल कर देते हैं। तो ये स्वाभाविक है ऐसा। ये तो एक उदयपुर में घटना घटी है, और आगे आने वाला समय तो ऐसा है, हमें लगता है कि कई मोड़ के ऊपर कहीं भी कुछ भी घटना घटित हो सकती है। मतलब खतरा देश के ऊपर बनाए रहेगा। बिल्कुल बढ़ रहा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है, ये घटना कहते हैं ना रहता बांस न बजती बांसुरी, ना वो इस प्रकार का बयानबाजी आता नुपुर शर्मा का, और ना ही ये घटना घटनी थी। गलत तो नहीं कहा, टोटली इस घटना को घटवाया गया है बड़ी साजिश के तहत। मतलब बड़ी साजिश मानते हो आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी का तो काम पूरा हो रहा है। इस प्रकार से देश में हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं, इनका तो काम पूरा होगा। ये तो चाहती है बीजेपी, तो ये चाहती है कि इस देश में हिंदू मुसलमान आपस में मरे कटे। इनका मकसद ही ये है। अगर मोदी साहब या बीजेपी सरकार में दम है, मर्द का बीज हो, उठा के 2 दिन के अंदर उसको सीधा फांसी पर लटका दो, जो बंदे पकड़े। और यदि हमारी सरकार होगी, हम कोई भी ऐसा हरकत करेगा उसको सीधा उठा के चौराहे के ऊपर लटकाएंगे। ये फौजी का वादा। जनता चाहे हिंदू करे या मुसलमान करे, इस देश में जो कट्टरता, जो इस प्रकार की घटना करेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं साहब, क्योंकि देश के अंदर माहौल को बर्बाद नहीं होने देंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकजुट होकर के देश के अंदर रहना पड़ेगा साहब। ठीक है, ये है। अगर हिम्मत है, मैं फिर अगेन मोदी साहब का आपसे चैलेंज करता हूं, अगर असल मर्द के बीच हो, उन दोनों को 2 दिन के भीतर, कोई उनको टाइल नहीं चलेगा, 2 दिन के भीतर चौराहे पर लटका के उनको फांसी दो। अगर कोई हिंदू करे, हिंदू को भी दो। क्या बात करें, हम फौजी हैं, हम अकेले मुसलमान हिंदूवाद नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। इंसानियत की बात आप करोगे, और ये बड़े भाऊ अगर कोई हिंदू करे, उस साले हिंदू को भी लटकाइए इस प्रकार की जो घटना करता है, और जो मुसलमान करे उसको भी लटकाइए साले हरामखोर को। हम आपके साथ हैं। अगर मर्द के बीच हो 2 दिन के अंदर, अगर अपना को दिखा 56 इंच का, तो 2 दिन के अंदर नेल्ट का, तो मैं कहूँगा तुम चूहे की औलाद हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, 800 साल पहले इस भारतवर्ष में कोई मुस्लिम नाम को जानता नहीं था, और ये आकर के अभी उनके पूर्वज थे वो चले गए। अब ये जबरदस्ती अगर उस चीज़ का बहाना लेकर के अगर ये अत्याचार करते हैं, तो इनको भरे चौराहे के ऊपर उल्टा लटका करके इनको गोली मार देनी चाहिए। ऐसे आतंकियों को बिल्कुल नामो निशान नहीं होना चाहिए, और अगर कोई भी करता है, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का हो, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। मरेगा कौन देश में? अगर इसके दंगे फैलेंगे, कौन मरेगा? आम पब्लिक मरेगी। पब्लिक मर जाएगी। ये बीजेपी के नेता या और कोई नेता थोड़ी मरेगा। ये तो माचिस दिखाते हैं साहब। आराम खोरो, तुमको बख्शेगा नहीं ये देश। आ चुका है, तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है नेताओं की। नहीं, इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहीं पर रहेंगे, और हम देश के अंदर जो आग लगाई है, उस आग को बुझाने का काम ये फौजी करेंगे। तुम्हारे बाप की औकात नहीं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अंतिम सवाल पूछेंगे। एक देश के अंदर बड़ी दुर्घटना घटी है, जो मणिपुर वाली आपने देखी होगी फौजियों के साथ, उसके बारे में क्या? जी देखिए, ये तो एक प्राकृतिक घटना है और भूस्खलन हुआ है, तो उसमें तो मैं उन महान आत्माओं को जो है श्रद्धांजलि देता हूँ। उन परिवारों को जो है, हे भगवान इतनी शक्ति दे, उस दुख को जो सहन करने की शक्ति दे, यही कह सकता हूँ। क्योंकि आपदा को कोई रोक प्राकृतिक आपदा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और अगर घटना घटित हो जाती है, फिर वहाँ बचाने में तो सैनिक पहुँच सकते हैं, उसमें पूर्ण रूप से मदद कर सकते हैं। लेकिन अब जो हो गया, उसको हम बस इतना ही है कि हम उनकी आत्माओं को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, नमन करते हैं। जी। तो भाई वीडियो लंबी हो जाएगी। जो अपना चैनल हरियाणा की ताकत आपने देखा ही है, और ये जो देश की असली ताकत थी और अब वाली जो देश की ताकत बनाने जा रही है सरकार, उसके बारे में आपकी क्या राय है, सब कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। कमेंट में वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भारत माता की जय।